इनसाइड स्टोरी में। मेरा नाम है मुस्कान और आज इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे ईसी यानी इलेक्शन कमीशन पर। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले आखिर क्यों गर्मा गई है सत्ता, क्या नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या कुछ चल रहा है राजनीति में, आज बात करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं मेरे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है सर आपका। क्या चल रहा है सर राजनीति में, मतलब ईसी ने क्या बॉम्ब फोड़ा? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये हुआ कि आखिर ईसी क्या कहना चाह रही है? मुस्कान, देखिए, प्रश्न ये है कि कोई भी ऐसा कार्य जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा आजकल किया जा रहा है, अचानक से हम पाते हैं कि वो विवाद का विषय बन जाता है। और ये विवाद तथ्यों पर आधारित है ये नहीं, इस बात को बिना ध्यान दिए ज़्यादातर जो राजनीति होती है वो टाइमिंग को लेकर के होती है। और टाइमिंग अभी इस वक्त आप जानती हैं कि सामने बिहार के चुनाव हैं और बिहार के चुनाव से एक सिलसिला शुरू होगा। वो सिलसिला जो कि आपको लेकर जाएगा बंगाल के चुनाव तक, फिर उसके बाद असम में चुनाव होने हैं और उसके बाद फिर दक्षिण में चुनाव चला जाता है। अब ये जो 3 राज्य हैं, ये 3 राज्य ऐसे राज्य हैं जिसमें आप पाती हैं कि ये भारत की पूर्वी सीमा के आसपास के राज्य हैं। भारत की पूर्वी सीमा के आसपास के राज्य का मतलब ये हो गया कि इन राज्यों के दूसरी तरफ बांग्लादेश है और घुसपैठ की समस्या हमारे यहाँ रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो अब इस वक्त इलेक्शन कमीशन एक ऐसे कार्यक्रम को लेकर के सामने आया है जिसको लेकर के ऑब्जेक्शन हो रहा है। और वो कार्यक्रम क्या है तो उसे अंग्रेजी में सर बोलते हैं, SIR, जैसे आप हमें सर कह रही हैं कुछ उसी प्रकार। और वो जो सर है इसका अर्थ ये हो जाता है स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रजिस्ट्रेशन, SIR, और विशेष गहन पुनरीक्षण, ये इसका नाम दिया गया है। अब इसमें होना क्या है? दरअसल इसमें होना ये है कि जितने भी मतदाता हैं, ख़ास तौर पर चूँकि ये बिहार से शुरू हो रहा है और बिहार में चुनाव हैं, तो जितने भी मतदाता हैं, अभी बिहार में करीबन 7.8 करोड़ मतदाता हैं। तो इन सभी मतदाताओं की एक वोटर लिस्ट होती है, मतदाता सूची इसको कहते हैं। तो मतदाता सूची जो होती है, उस मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर लेना, मतलब जितने लोग इसमें मेंशन्ड हैं, जितने भी लोग इसमें मेंशन्ड हैं, इन सब लोगों को वोट देते वक्त जो उनको पर्ची दी जाएगी वो उन्हीं को दी जाएगी ना, कोई और उनके बदले में तो नहीं आ जाएगा ना। कोई ऐसा तो नहीं होगा जो कि इसका हक नहीं रखता है फिर भी उसके पास वोटर कार्ड आ गया है। जैसे हम पढ़ने से पहले जो रिवीजन करते हैं वो एक रिवाइज सूची तैयार की जाएगी वापस से, वो ज़रूरी है ताकि केवल भारतीय नागरिक ही वोटिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर पाए। कोई ऐसा नहीं जो पार्टिसिपेट कर ले जो कि कुछ दिनों से तो हमारे देश में रह रहा है लेकिन वो हमारे देश का नागरिक नहीं है। और इस बात की संभावना बनती है बॉर्डर राज्यों में, ख़ास तौर पर इस तरफ जैसे कि जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, इन सब चीज़ों को देखा गया है। उस तरफ असम में सवाल ये है कि ये ठीक विधानसभा चुनाव के 2-3 महीने ही बचे हैं, उससे पहले ईसी का इतना बड़ा ऐलान क्यों? ये ईसी को, क्या ये जो ऐलान है वो सही है? मतलब इसका क्या मतलब हो सकता है? नहीं, इसको सुनिए। देखिए, ऐसा है कि हर चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन को इस तरह से करना है, उसे पुनरीक्षण करना है। असेंबली इलेक्शंस हो या लोकसभा इलेक्शंस हो, हर बार वो पुनरीक्षण करती है और मतदाता सूची का पब्लिकेशन होता है। आपने भी सुना होगा जब इलेक्शन कमीशन ये घोषित करता है कि देखिए अपने अपने नाम आप चेक कर लीजिए, मतदाता सूची में आपके हैं या नहीं हैं। हर इलेक्शन के पहले ऐसा होता है। लेकिन इस बार अलग क्या है, वो ये है कि इसका पब्लिकेशन होगा, इसका एक पब्लिकेशन होगा। और ऐसा पब्लिकेशन साल 2003 में हुआ था, यानी कि 22 वर्षों के बाद एक फ्रेश मतदाता सूची सामने आने जा रही है। इलेक्शन कमीशन को हमेशा ये तय करना होता है कि जो वोटर्स हैं वो वोट जो करें वो वोटर एक्चुअल हों, ये बात तय उनको करनी पड़ती है। और अच्छा है कि ये सवाल आप पूछ रही हैं, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि हो क्या रहा है। ये होता है हर इलेक्शन के पहले ये होता है।
और इलेक्शन हो उसके पहले जब मतदाता सूची तैयार होती है तो उस मतदाता सूची के मुताबिक पर्चियां जो वोटर्स की होती हैं वो जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट्स होते हैं वो अपने समर्थकों में जाकर बांटते हैं और फिर वो पर्ची और अपने वोटर कार्ड के साथ मतदाता पहुंचता है और फिर वो वोटिंग करता है। पर इससे बाकी पार्टियों को दिक्कत क्यों हो रही है? तेजस्वी जो है वो इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है? वो कह रहे हैं कि गरीबों के हक को मारा जा रहा है, बीजेपी की चाल है, और ये तेजस्वी तमाम सवाल और जितने भी प्रतिक्रियाएं हैं वो तेजस्वी की है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, अब इसका ज़रा तफसील से जवाब सुनिए। वो ये है कि जब आप एक बार फिर से रिवीजन करेंगे और एक नई मतदाता सूची तैयार करेंगे तो नई मतदाता सूची तैयार करने के क्रम में इस बार कुछ कागजात मांगे गए हैं लोगों से और उसको एक विशेष प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। प्रक्रिया ये है कि 25 जून से लेकर के 26 जुलाई तक हर वोटर के पास BLO जाएंगे, यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर जो बूथ होता है उसके जो सरकार की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से जो सबसे जिम्मेदार अधिकारी होते हैं BLO कहलाते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर हर वोटर के वहाँ जाएंगे और उनको एक फॉर्म देंगे। मतलब घर घर जाकर? हर वोटर के पास। अच्छा। हर घर जाएंगे और हर वोटर के पास जाएंगे। पर सर और एक मिनट और उसके बाद उनको कहा जाएगा कि आप भरिए इसे। जब वो भर लेंगे तो फिर वही BLO उनसे जाकर के उसको इकट्ठा करेंगे। जब वो इकट्ठा करेंगे तो उनके पास क्रम में एक सिलसिला के साथ एक फॉर्म आ जाएंगे। उस फॉर्म में ये भी लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं इस फॉर्म के साथ। अब उसमें नियम बनाए गए हैं। 1987 के पहले के जो वोटर हैं, 1987 के पहले यानी कि 1987, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है और फर्स्ट 40 इयर्स में जो पैदा हुए हैं लोग 1947 टू 1987, इनके वोटर्स को केवल एक प्रमाण पत्र देना है और वो ये है कि आपके प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ का कोई डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास राशन कार्ड हो सकता है, किसी के पास पासपोर्ट हो सकता है, कोई इस तरह। पर आधार कार्ड क्यों नहीं? तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि आधार कार्ड की मान्यता नहीं है। आधार कार्ड क्यों नहीं मान्यता में है? 1987 के पहले था क्या आधार कार्ड? अच्छा, इसीलिए कह रहा हूँ। सुनिए हाँ। 1987 तक एक डॉक्यूमेंट, 1987 से लेकर के 2004 तक जी। इस बीच जो लोग पैदा हुए हैं उनको चाहिए कि वो अपना एक डॉक्यूमेंट दें और उसके साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट के साथ साथ अपने दोनों में से किसी एक पेरेंट के प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट दें। ये उनके लिए है जो 1987 से 2004 तक के लिए जो इस बीच पैदा हुए थे। अच्छा। और तीसरी जो कैटेगरी है, यानी कि 3 तरह का फॉर्म्स जाएगा। अच्छा, 3 तरह के फॉर्म्स जाने वाले जो BLO, हाँ, जो BLO लेकर के जा रहे हैं। हाँ। तो पहला फॉर्म तो हमने बताया 1987 तक के लिए, फिर 1987 से 2004 तक का। इसमें अपना प्लेस ऑफ एंड डेट ऑफ बर्थ प्लस ईदर ऑफ द पेरेंट्स, मतलब कि दोनों में से कोई एक पेरेंट्स का आपको प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ, उसके कागजात आपको संलग्न करने होंगे। और उसके बाद आ जाइए 2004 से लेकर 2025 तक। अब इस अवधि में जो एकदम फ्रेश वोटर्स हैं, नए बच्चे जो 18 साल के हैं, अभी तुरंत 18 साल हुए हैं, उनको नई वोटर आईडी बननी है या बन गई है, उन्हें क्या करना होगा? उन्हें ये करना होगा कि अपने प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ का जो कागज़ होगा उसके साथ साथ उनको अपने दोनों पेरेंट्स के प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण देकर चुनाव आयोग को ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। इसके दोनों तरीके दिए गए हैं, आप फिजिकली दे दीजिए या फिर आप अपलोड कर दीजिए। इसी का एक इंटरनेट है, वेबसाइट पर जाकर के आप अपलोड कर दीजिए, उसका वेरिफिकेशन होगा और उस वेरिफिकेशन के उपरांत आप पाएंगी कि एक बना वोटर लिस्ट। ये वोटर लिस्ट ही तय वोटर लिस्ट होगा। हो सकता है जैसा कि तेजस्वी अब आपके सवाल पे आते हैं, वो कह रहे हैं ना कि बहुत लोग छूट जा सकते हैं इसमें, तो ऐसा है कि एक प्रोविजनल
वोटर लिस्ट पब्लिश होगा 1 अगस्त को, क्योंकि ये प्रक्रिया जैसे मैंने बताया 25 जून से 26 जुलाई तक चलेगी। 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये टाइम लिया जाएगा टैब्यूलेशन का, और उसके बाद एक वोटर लिस्ट आपके सामने आएगा। वोटर लिस्ट 1 अगस्त को जब आएगा तो 1 अगस्त से 1 सितंबर का एक विंडो रखा गया है, जिसमें कि हो सकता है कि बहुत से लोग छूट गए हैं तो वो अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। मान लीजिए कि मैं छूट गया या आप छूट गए, तो आप जाकर के कह सकते हैं कि साहब देखिए हमारा तो नाम ही नहीं है, जो कागज़ आपने मांगे थे हमने तो दिया था, ये देखिए हमने अपलोड कर दिया है उसको, उसका प्रमाण मेरे पास हार्ड कॉपी रूप में है, हमें करेक्ट कीजिए। तो फिर वो करेक्ट करेंगे एंड फाइनली आफ्टर 1 सितंबर वो एक फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगा। अब ये है पूरी प्रक्रिया जिसके ऊपर लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा है कि समय से पहले आपको करना चाहिए था, आप कैसे कर लेंगे, बहुत से लोग छूट जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये महाराष्ट्र विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसको लेकर राहुल गांधी ने भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ गड़बड़ी हुई थी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था। ये उस समय क्यों नहीं हुआ सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में जो बहस चल रही है हमारे देश में वो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है, वो बायस्ड हो गया है, सरकार की सुनता है, वो विपक्ष की सुनता नहीं है। और ये सिलसिला तब शुरू हुआ था, आपको याद होगा, जब ईवीएम के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन हुए, आपको याद होगा। तो ईवीएम वाली बहस अब लगता है धीरे धीरे वो कमज़ोर पड़ने लगी, इसलिए कि अमूमन ईवीएम के ऊपर ऑब्जेक्शन वहीं उठाए जाते थे जहाँ पाया ये जाता था कि विपक्ष हार गया है। तो इसे एक पॉइंट के तौर पर सत्ता पक्ष वालों ने सामने रखा कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं, जैसे आपने तेलंगाना में जीत हासिल करी, आपने कर्नाटक में जीत हासिल करी, तो उस वक्त, या जो जम्मू कश्मीर में जीत गए तो उस वक्त, झारखंड में जीत गए तो उस वक्त आपको ईवीएम खराब नहीं दिखता है, और जब भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो आपको खराब दिखता है। अब इसके बाद लेकिन बात इतने से नहीं बनी, फिर उन्होंने मशीन को सामने रखा, फिर लोगों को कहा आइए हैक करके दिखाइए वगैरह वगैरह। तो ये बहस जो है वो कहीं गई नहीं, वो है अभी, लेकिन अब उस पर जोर नहीं दिया जा रहा है। अब जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि आप दरअसल ईवीएम हैक नहीं करते हैं, आप दरअसल पूरे प्रोसेस को ही करप्ट करते हैं और प्रोसेस में ही गड़बड़ियां कर देते हैं, प्रक्रिया विशेष। तो महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उस चुनाव के खिलाफ राहुल गांधी, जैसा कि आपने कहा, लगातार बोल रहे हैं कि भाई 6 बजे शाम के बाद जब वोटिंग ख़त्म हो जाती है तो फिर इतनी संख्या में वोटर कैसे थे और इतना ज़्यादा कैसे वोट हो गया। अब तो वो लगातार प्रूफ की मांग कर रहे हैं, प्रूफ भी मांग कर रहे हैं, उनको चाहिए वोटर लिस्ट और वगैरह वगैरह। लेकिन यही मामला लेकर के एक कांग्रेस समर्थक कहा जा रहा है कि है वो हाईकोर्ट चला गया, बॉम्बे हाईकोर्ट, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया कि आप एक शक की गुंजाइश पर आप पूरी प्रक्रिया को चैलेंज करने आए हैं, क्योंकि अदालतों में सबूत की ज़रूरत होती है। तो आपको लगता है कि ऐसा होता है, तो शायद उससे साबित नहीं होगा कि ऐसा होता है। आपको चाहिए कि कोई आपके पास कॉन्क्रीट प्रूफ है क्या, और कॉन्क्रीट कि भाई ये 6 बजे के बाद इतने लोग वोटर जो आए हैं ये गलत वोट है, और आप 2, 4, 10 ऐसे लोगों के उदाहरण दीजिए, 100 लोगों के उदाहरण दीजिए जो कि गलत वोटर हैं, लेकिन बिना उसके आप केवल इतना कह रहे हैं कि इतने तो आ ही नहीं सकते हैं, कैसे आ गए। और जवाब में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि तेलंगाना में जब चुनाव हुए और तेलंगाना में भी 6 बजे के बाद महाराष्ट्र के बराबर वोटर 6 बजे के बाद वोट करते नजर आए थे, तो वहाँ पर इलेक्शन कांग्रेस जीत गई। तो उस वक्त आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया और यहाँ महाराष्ट्र में आपने कर दिया। तो ये जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, और वो बस 2-3 दिन पहले का फैसला है, इसके बाद मुस्कान ऐसा देखा जा रहा है कि वो बहस महाराष्ट्र वाली बंद हो गई। अब ये बहस, या आपने इलेक्टोरल रोल, ये जो SIR है, चुनाव से पहले बनाना शुरू किया है, और इसको आप बंगाल लेकर के जाएंगे, फिर असम लेकर के जाएंगे, तो इसका मतलब है कि आप हमारे वोटर्स के नाम काटना चाहते हैं। तो ये तेजस्वी को किस बात का डर लगा? बिहार की पार्टी को किस बात का डर लग रहा है? वो अचानक लगातार विरोध कर रहे हैं, पहले राहुल गांधी भी विरोध कर रहे थे, अब तेजस्वी भी समर्थन में आ गए। तो ये तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता ममता बनर्जी भी हैं, खबर आ रही थी कि वैसे भी अब तेजस्वी का समर्थन करने वाले थे, पर हालांकि बात उस पर उतनी अभी बनी नहीं है। तो ये जो अपोजिशन चल रही है, जिस बात को लेके चुनाव आयोग को लेके अपोज किया जा रहा है, किस बात का डर लग रहा है? देखिए ऐसा है कि
एक और तो पहले तेजस्वी का जो डर है वो सही है, मतलब वो जो इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वो सच है क्या? मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो? देखिए ऐसा है ना कि पहले तो ये समझा जाए कि ये जो 6 बजे के बाद वाली जो बहस थी, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो पिछले दिनों मैं एक चुनाव आयुक्त, पूर्व चुनाव आयुक्त से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस जब होते हैं तो 6 बज गया, वोटिंग ख़त्म हो गई जी। उसके बाद जितने भी लोग अंदर उस कैंपस में होते हैं, हाँ। जहाँ पर वोट हो रहा है, उस कैंपस में जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को वोट करना है, क्योंकि वो अंदर आ गए थे। और वो चाहे वो 6:30 बज जाए या 7 बज जाए या 7:30 बज जाए, वो वोट करेंगे। लेकिन उनकी वोटिंग कैसे होती है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसे भी अपने दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है कि जैसे मान लीजिए कि एक भीड़ है, उसकी एक संख्या होगी, से इफ देयर आर 50 पीपल, अगर 50 लोग हैं वहाँ पर, तो जो सबसे आखिर में खड़ा है, जो सबसे आखिर में खड़ा है उसे दिया जाता है 1 नंबर, जो सबसे आखिर में खड़ा है। हाँ। और जो सबसे पहले है लाइन में, उसको दिया जाता है सबसे आखिरी वाला नंबर 50। गिन ली जाती है कि कितने लोग हैं। तो 1 से तो माइनस में कोई नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं, है ना। तो 50वें ने वोट करा, फिर 49वें ने करा, 48वां, 47वां, 46वां, 45वां, और करते करते 1 आ जाएंगे। अब 1 से आप 50 करेंगे तो वहाँ 51 आ जाएगा। अच्छा, है ना। अगर 52 आ जाएगा, 55 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी दीवार फांद करके भी खड़ा हो जा सकता है कि साहब मैं तो आ गया था, मुझे गिना नहीं गया था। लेकिन ये चुनाव आयोग वाले करते हैं उल्टी गिनती, और वो जो सबसे पीछे होता है उसे 1 नंबर दे दिया जाता है। कहा जाता है आप सबसे पीछे हैं, हाँ, तो वहाँ एक चुनाव अधिकारी खड़ा हो जाता है और वो 1 नंबर वाले व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है, उसके पीछे कोई नहीं आएगा, क्योंकि इतने ही लोग 6 बजे के अंदर घुस पाए थे। तो आप देखिए कि उसकी भी अपनी एक पूरी प्रक्रिया होती है कि 6 बजे के बाद कौन वोट कर पाएगा। ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो मुझे बताया गया ये, तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और इस तरह से कोई फालतू आदमी वोट नहीं कर सकता है 6 बजे के बाद, इसको इंश्योर किया जाता है। अब आपने पूछा कि ये होस्ट ऑफ लीडर्स हैं, वेदर इट इज़ ओवैसी साहब या फिर तेजस्वी या फिर ममता बनर्जी, और ये अब इसमें देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति, अमूमन मुस्कान देखिए होता क्या है कि भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा जो सोशल बेनिफिट्स होती हैं जी, उसको ख़ास तौर पर जो गरीब तबके के लोग होते हैं, वो जो बेनिफिशियरी, लाभार्थी कहलाते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ही प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुफ्त अनाज की सुविधाएं, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो, जिसमें घर मिल जाते हैं, वो जो शौचालय मिला है, वो जो हैंडपंप मिलते हैं, ये तभी मिलते हैं जब आप उस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र के नागरिक हैं। तो हम और आप या सामान्य लोग जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में शायद उतने कंसर्न नहीं होते हैं जितना कि जितना जो वर्ग जो लाभ लेना चाहता है वो बहुत सतर्क होता है। और आपने बहुधा देखा भी होगा कि वो बड़े जतन से उसे पॉलीथीन में संभाल करके उसको रखते हैं, बचाते हैं, और वही उनकी धरोहर होती है। तो इसीलिए इस तरह का ऐसा कम होता है कि किसी के पास कुछ डॉक्यूमेंट हो ही नहीं, जो कहा अभी जा रहा है। तो हुआ यूँ है कि इस क्षेत्र में, अमूमन इस क्षेत्र में जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, बिहार में ख़ास तौर पर ये जो सीमांचल का इलाका है जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, और ये इसका असर देखा जा रहा है कि वो झारखंड तक भी है। बहुत से लोग जो बांग्लादेश से चले आए, तो उससे हुआ ये कि वो लोग आ गए, और हम और बांग्लादेशी बहुत अलग दिखते तो है नहीं अमूमन, मतलब उस क्षेत्र के लोग जो हैं वो करीब करीब, वो तो सब भारत का भूभाग था 1947 के पहले, वो इट वाज ऑल इंडिया। तो उसमें बहुत से लोग जो चले आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो उन्हें, आपने पूछा आधार कार्ड मुहैया करा दिया जाता। आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया ईजी है, हाँ, बाकी डॉक्यूमेंट्स के मुकाबले आसान पड़ती है। आसान, तो आपने आधार कार्ड बना लिया, और आधार कार्ड के आधार पर आजकल सब कुछ मिल जाता है ना, क्योंकि उसे भी प्रूफ की तरह देखा जाता है, प्रूफ की तरह देखा जाता। तो आपने आधार कार्ड बना लिया तो क्या आप सिटीजन हैं? आधार कार्ड आपने बना लिया तो क्या आप सिटीजन हैं? इसीलिए आधार कार्ड वाला जो प्रश्न है वो आपके सिटीजनशिप, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, अगर आपने मैट्रिक पास करा है तो, नहीं किया है तो हो सकता है कि आपके पास राशन कार्ड का हो। 1987 के पहले की बात अगर कर रहा हूँ, राशन कार्ड आपके पास, क्योंकि भाई आप अगर लाभार्थी हैं इस देश में, कोई ना कोई तो ऐसा कागज़ होगा ही ना। कुछ नहीं है तो हो सकता है कि 2 डिसमिल ज़मीन मिली है, उसका रजिस्ट्री पेपर्स ही हो,
ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके पास कोई कागज पर ही ना हो। तेजस्वी इस पे कह रहे थे कि बाढ़ वाला जो एरिया है, जितने भी सीमांचल की बात करें, वो बाढ़ से बिल्कुल बह जाता है। तो जो गरीब लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोग हैं, वो अपने घरों को नहीं बचा पाते, वो डॉक्यूमेंट्स क्या बचाएं? बिल्कुल सही है, यहाँ पर तेजस्वी बिल्कुल सही है, क्योंकि अमूमन जिस इलाके की बात हो रही है, यहाँ पर कोसी में बाढ़ आता है, हाँ। और उस कारण से पूरा इलाका बह ही जाता डूब है, जाता है। और उस दिक्कत से परेशानी ये हो जाती है कि लोग बाग अपने को संभाले या डॉक्यूमेंट्स संभाले। तो क्या ये जो प्रक्रिया है इसे पहले किया जाना चाहिए था। अभी ये जो मौसम है, ये बाढ़ का मौसम है उस इलाके में, और लोग बाग अपने घरों को बचा रहे हैं, खुद को बचा रहे हैं, तो आपकी इस प्रक्रिया विशेष में भाग कैसे लेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आबादी इतनी बड़ी है बिहार में, अराउंड 8 करोड़ वोटर है, 7.8 करोड़ वोटर्स हैं, तो इतनी बड़ी आबादी को एक महीने में आप कह रहे हैं कि हम सारा उनका कुछ भी कर सवाल लेंगे। था कि जब पहले ये चीज हुई थी तो 2 साल का वक्त लगा था, और अब अचानक 25 दिन के अंदर तो ये करने का। वो कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, अब कंप्यूटरीकृत हो गया है सब कुछ, तो हम कर लेंगे। लेकिन आप समय देंगे ना, आप इतनी बड़ी प्रक्रिया करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्शन के लिए आपने 1 महीना दिया है, तो आप कर लेंगे, ठीक है, बड़े कॉम्पिटेंट हैं, पर सवाल है कि इसको पहले न ला करके अभी लाने का। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में, आपको याद होगा 3 साल पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC बनाने की बात हुई थी, जिसके तहत ये तय करना था कि हमारे देश का एक रजिस्टर बनेगा जिसमें कि वही लोग उसमें लिखे जाएंगे, वर्णित होंगे जो हमारे देश के नागरिक हैं। अब उसे तो लागू नहीं किया जा सका क्योंकि देश भर में बहुत विरोध हुआ था। तो बैकडोर से क्या आप NRC लागू कर रहे हैं, और NRC लागू करके क्या आप हमारे वोटर्स का नाम काट देना चाहते हैं, और हमारे वोटर्स का नाम काट करके आप इलेक्शन में इसी तरह से अपनी जीत को इंश्योर करना चाहते हैं। क्योंकि अमूमन ये देखा जा रहा है कि जिस इलाके की सीमांचल की हम बात कर रहे हैं, सीमांचल में ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का सक्सेस रेट लो है। तो एक शक लोगों को ये हो रहा है, वो जेन्युइन है नहीं जेन्युइन है ये समय बताएगा, लेकिन ये एप्रीहेंशन है, और चुनाव आयोग को ख़ासतौर पर ये अपने आप में ऐसी बात कहनी चाहिए कि लोगों का जो एप्रीहेंशन है, जो कंसर्न है, वो ख़त्म हो। मतलब आप ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे देश के जो इलेक्टोरल रोल हैं वो करेक्ट आए, आप किसी को डराने के लिए तो कर नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पर थोड़ी कमज़ोर नज़र आती है कि इतना कम समय, इतनी ज़्यादा आबादी, बाढ़ का मौसम अचानक से आप लेकर के आ जाते हैं। अभी मई में बूथ लेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हुई थी बिहार में, उस वक्त इसकी चर्चा भी नहीं थी, और अचानक से आप आ गए। अभी इन इलाकों में ये भी देखा जा रहा है कि चुनावी तौर पर आप बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। जैसे बिहार में अकेले दम भारतीय जनता पार्टी आज तक सरकार नहीं बना पाई है, ख़ास तौर पर इधर के दिनों में तो नीतीश जी ही रहे पिछले 20 सालों से। बंगाल में भी वही स्थिति है। असम में कहा यह जा रहा है कि और अगर मैं सही हूँ तो बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेशन हुआ है, और वो जो माइग्रेशन है वो बांग्लादेश से हुआ, और सब के सब वोटर हैं, और अगर वो वोटर हैं तो फिर जाहिर है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ जाता है। तो इसमें कुछ ना कुछ, देखिए, सच में सच कहीं ना कहीं लिपटा है, और झूठ में झूठ लिपटा है। तो हकीकत दोनों है कि इसे करने की जो कोशिश है उसमें इलेक्टोरल रोल को तो सही करने की कोशिश है ही, पर साथ ही साथ जो फालतू के लोग बाहर जाएंगे वो ज़रूरी भी है, और उसे करना चुनावी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदेमंद भी है। इसीलिए ये टाइमिंग सामने आई है। अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे यही एक चुनावी मुद्दा बन जाएगा। कहीं ना कहीं ये 50-50 वाली सिचुएशन लग रही है सर। मतलब ऐसा है कि ये सही भी है, लेकिन ऑपोजिशन जो इसका अपोज कर रहा है उसका जो नज़रिया है वो बिल्कुल दूसरा। उसको ये डर है कि मेरे वोट काट दिए जाएंगे, या मेरे जो लोग हमें वोट करते हैं, गरीब तबके लोग हैं, वो उनकी जान है, वोटर्स तो वही है ना बेसिकली उनके, और उनको इस बात का डर सता रहा है, इसलिए वो इतना ज़्यादा अपोज कर रहे हैं। हाँ, वो भी है, और बैकग्राउंड स्टोरी वो मतलब समझने की कोशिश नहीं कर रहे, बस वो वोटिंग के नाम पे डर रहे हैं। हाँ, अब उसमें होगा क्या कि जो मुख्य मुद्दे होंगे, हाँ, जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दे होंगे, वो थोड़े साइड हो जाएंगे, और ये जो वोटर लिस्ट का मुद्दा हो जाएगा, अब इसी पे बहस चलेगी। दिक्कत ये बात है, हमने और आपने बात किया बाढ़, ये जो बाढ़ है ये रिकरेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है, हर साल होता है वहाँ पे। तो बाढ़ की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं वोटर लिस्ट की, है ना। तो ये एक दुविधा हो। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। अब ये जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा उस तरफ दिखाई दे रहा है कि ये जो
इलेक्शन कमीशन ने जो ये नया ऐलान किया है इसका क्या असर होने वाला है, और राजनीति में तो भूचाल आ ही चुका है और इस भूचाल का क्या परिणाम है, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी, मेन मुद्दे उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, इन सब पर अभी सवाल होना बाकी है और जवाब आना भी बाकी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे इनसाइड स्टोरी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।